हेलो फ्रेंड्स। आज के वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए जितना जद्दोजहद कर रही है, कांग्रेस का फॉर्मेशन भी इतने इश्यूज के साथ हुआ था। आपका रियलिटी ऑफ मैटर चैनल पे खुशामदीद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना से कुछ वर्षों पहले ही समस्त भारत ने अंग्रेजों के जुल्म के विरुद्ध एक भयंकर विद्रोह लड़ा। हालांकि भारत की आवाम इस कोशिश में कामयाब तो नहीं हो पाई, लेकिन स्वतंत्रता की भावना पूरे देशवासियों के मन में छा गई और आग बन के लोगों के दिलों में दहक रही थी। 1885 के आखिर तक आते आते 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अखिल भारतीय स्तर पर यह भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। पर सवाल ये उठता है कि 72 लोगों के साथ मिलकर ए.ओ. ह्यूम, जो खुद एक ब्रिटिशर थे, उन्होंने भारतीयों के हित में ऐसा फैसला क्यों लिया जो उनके देश के लिए बाद में गले की हड्डी बना। सेफ्टी वॉल ये एक ऐसा मिथक है जो पिछली कई पीढ़ियों से छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को घुट्टी में पिलाया जा रहा है। मिथक ये है कि ए.ओ. ह्यूम ने अंग्रेजी सरकार के इशारों पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ताकि उस समय भारतीय जनता में पनपने और बढ़ते असंतोष की हिंसा की ज्वालामुखी के रूप में बहलाने और फूटने से रोका जा सके और 1857 जैसी घटना दोबारा ना हो सके। 1916 में यंग इंडिया नाम से प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा बल की इस परिकल्पना का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया था। उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरे से बचाना था। 1939 में आरएसएस के सर संचालक एमएस गोलवलकर ने भी कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता के कारण उसे गैर राष्ट्रवादी ठहराने के लिए भी सुरक्षा बल की इस परिकल्पना का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने पैम्फलेट वी में कहा था कि हिंदू राष्ट्रीय चेतना को उन लोगों ने तबाह कर दिया जो राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं और जिन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और ये विकृत धारणा फैलाई कि हमारे पुराने दुश्मन और हमलावर मुसलमान भी कई मायनों में हिंदुओं के समान हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि हमने अपने दुश्मनों को अपना दोस्त मान लिया और इस तरह हमने अपनी सच्ची राष्ट्रीयता की जड़ें खुद अपने हाथों से ही उखाड़ डाली। सच तो यह है कि भारत में चल रहा संघर्ष केवल भारतीय और अंग्रेज के बीच नहीं, बल्कि ये त्रिकोणीय संघर्ष है। हिंदुओं को एक तरफ तो मुसलमान से लड़ना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अंग्रेज से। सुरक्षा बल की इस परिकल्पना को ऐतिहासिक साक्ष्य बना देने में 7 खंडों वाली उस गोपनीय रिपोर्ट की निर्णायक भूमिका रही, जिसके बारे में ह्यूम का कहना है कि 1878 की गर्मियों में शिमला में उन्होंने इसे पढ़ा था और इसे पढ़ने के बाद उन्हें इसका पक्का यकीन हो गया कि भारत में असंतोष उबल रहा है और एक बड़ी साजिश रची जा रही है। निजी तबके के लोग ब्रिटिश शासन को हिंसा के द्वारा उखाड़ फेंकने वाले हैं। ये गोपनीय रिपोर्ट क्या था और वो कहाँ से आई थी? दरअसल इस रिपोर्ट की चर्चा सबसे पहले वेडरबर्न के द्वारा लिखे गए ए.ओ. ह्यूम की जीवनी से सामने आई। कई तरह की सूचनाओं के आधार पर ये प्रविष्टियां दर्ज की ह्यूम ने ये बताया कि मुझे इस रिपोर्ट के बारे में से भी दिखाए गए जिनमें भेजी गई छोटी बड़ी सूचनाओं के आधार पर ये प्रविष्टियां थी विस्तृत रिपोर्ट में की गई थी। इसमें से ज़्यादातर प्रविष्टियां निचले तबके के बीच होने वाली बातचीत के आधार पर तैयार की गई। इन प्रविष्टियों से ये पता चलता है कि मौजूदा हालत से इन गरीब लोगों में निराशा घर कर गई और उन्हें लगता था कि भूख उन्हें मार डालेगी। अब वे कुछ करना चाहते थे, एकजुट होना चाहते थे और जो कुछ करना चाहते थे वो हिंसक था। अब बात ये आती है कि ये गोपनीय रिपोर्ट ए.ओ. ह्यूम के हाथ लगी कैसे? पहला साक्ष्य तो 1870 के दशक की भारत सरकार की कार्यप्रणाली की छानबीन से मिलती है। 1878 में ह्यूम राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग के सचिव थे। इन विभागों के सचिव की पहुंच गृह विभाग की फाइलों तक कैसे हो सकती है? फिर उस समय ह्यूम शिमला में नियुक्त थे, जबकि गृह विभाग की फाइल दिल्ली में होती थी। और फिर 30,000 मुखबिर कहाँ से आए? उस समय खुफिया विभाग में कुछ 100 से ज़्यादा कर्मचारी नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि ये रिपोर्ट अगर सरकारी नहीं थी तो फिर क्या थी? ह्यूम की जीवनी को थोड़ा और पढ़े तो उसका सुराग में मिल जाएगा। दरअसल ह्यूम जब शिमला में थे
तो वे कुछ धार्मिक गुरु के संपर्क में आए थे। ह्यूम कहते हैं कि वे गुरु जो संसारिक मोह माया और विकारों से मुक्त होते हैं और बहुत पहुँचे हुए होते हैं, और अपने चेलों और शिष्यों के जरिए इन लोगों को हर घटना की जानकारी मिल जाती है। सन 1881 में ह्यूम मदाम ब्लावत्स्की के प्रभाव में आए थे। ब्लावत्स्की ने ह्यूम को बताया कि अलौकिक शक्ति रखने वाले इन गुरुओं से उनका संपर्क है। उन्होंने इन गुरुओं को महात्मा कहा। ये महात्मा गुप्त रूप से तिब्बत में रहते थे और अपने अलौकिक शक्ति के चलते दुनिया में कहीं भी किसी से भी संपर्क कर सकते थे। ब्लावत्स्की ने ऐसे ही एक महात्मा कुतहोमीलाल सिंह से ह्यूम का संपर्क कराया। ह्यूम इन सब में पूरा विश्वास रखते थे। दिसंबर 1883 में ह्यूम ने रिपन को लिखा कि मेरा संपर्क ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें जनता देख नहीं सकती, फिर भी उनका आदर करती है, उन्हें भगवान मानती है, और ये महात्मा जनता की नब्ज पकड़े हैं। ह्यूम का दावा था कि एशिया के कुछ लोग जो अलौकिक शक्ति रखते हैं, जनता के दिल की हर बात जानते हैं, और उन्होंने कुछ हद तक मुझे जनता का विश्वास पात्र बना दिया है। वास्तव में मई 1885 के बाद से ही डफरिन ह्यूम से नफरत करने लगे थे और उनसे दूर रहने लगे थे। यही नहीं, डफरिन बंगाली बबुओं और मराठी ब्राह्मणों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। डफरिन का मानना था कि उनके उद्देश्य संदिग्ध हैं और ये भारत में आयरलैंड जैसे क्रांतिकारी विद्रोही आंदोलन चलाना चाहते हैं। डफरिन ने तो ह्यूम को धूत, पागल, बेईमान तक कह डाला था। सारांश यह है कि सुरक्षा बल की बात वास्तव में महात्माओं की कारगुजारियों पर आधारित है, लेकिन सवाल तो अब भी यही है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, संस्थापकों का उद्देश्य क्या थे, और उन्होंने ह्यूम के नेतृत्व को ही क्यों स्वीकार किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ना तो अप्रत्याशित घटना थी और ना ही कोई ऐतिहासिक दुर्घटना। 1860 से 1870 के दशक से ही भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना पनप इस मामले में कांग्रेस के नेताओं का अंदाजा और उम्मीदें सही निकला। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें।